रहूंगी मैं, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान अभिभावक है। ये पंक्तियां मैंने इसलिए की है क्योंकि आज हमारे रेड कारपेट पर वो शख्सियत आ रही है जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद में अपनी पहचान बनाई है और जिंदगी से वो लड़ाई लड़ी है जो आज हम और आप किसी के लिए लड़ पाना नामुमकिन है। तो हमारे रेड कारपेट पे मैं बिल्कुल अपने सहयोगी से कहूंगी ताली बजाकर स्वागत करें मंगला कपूर जी। बहुत स्वागत मैम, आप आए। मैम बहुत हमारा पूरे स्टाफ की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है। राहुल जी। खूबसूरती के दो मतलब होते हैं मंगला जी, एक खूबसूरती जो बाहर दिखाई देती है और एक जो अंदर मन से महसूस की जाती है। आपने अपनी खूबसूरती को अपने शब्दों में उतारा है, अपनी आत्मकथा सीरत के साथ में बखूबी आपने उसे लोगों तक पहुंचाया है। कितना समय, क्या सोच उस वक्त, क्योंकि जब वो खूबसूरती आप शब्दों में ला रही थी तो कहीं ना कहीं दर्द भी उसमें छलक रहा था। बिल्कुल, क्योंकि पूरा जीवन दर्द में ही गुजरा है। बचपन मतलब 12 साल की उम्र में एसिड अटैक हुआ मुझ पर, तो इतना वो अबोध समय होता है कि बच्चा हर चीज़ों को उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाता है। तो उस समय जब एसिड अटैक हुआ, मैं 12 भी नहीं 11.5 साल की थी जबकि, और उसके बाद उसके लिए जो ट्रीटमेंट दी गई मुझे, इतने सारे ऑपरेशंस, 6 साल लगातार हॉस्पिटलाइज थे, तो उस समय तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन होते थे और थोड़ा भी चलने फिरने लायक होती थी तो पूरे अस्पताल में घुमा फिरा करती थी, लिफ्ट में बैठ करके लिफ्ट नीचे ऊपर करना, एक बचपन वाली बुद्धि थी। और ऑपरेशन के लिए जब भी ले जाया जाता था मुझे ऑपरेशन रूम में, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि बेबी जी ये हम लोग करने जा रहे हैं, तुम्हारा ऑपरेशन जो हो रहा है, तुम जैसी थी उससे भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। वो ज़्यादा सुंदर होने वाली जो परिकल्पना मेरे अंदर थी, इसलिए मैं खुशी खुशी ऑपरेशन करवाती चली गई। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, मैं 6 साल की, 12 साल से 18 वर्ष की अवस्था मेरी हॉस्पिटल और बेड पर ही गुजरी। और जब ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ने लगी, तब समझ में आने लगा कि ये सुंदर होना नहीं है, ये मेरे साथ बहुत कुछ भयानक सा गुजर गया है, जिसको फिर से प्राप्त करना या वैसा होना इस जीवन में तो संभव नहीं होगा। मुझे शीशा देखना बिल्कुल मना था। और जब उठी इस अटैक के बाद, चेहरा इतना विकृत था कि बहुत दिनों तक मैंने, मतलब डॉक्टर्स भी, अगर प्राइवेट वार्ड में हूँ तो डॉक्टर्स उसको शीशा वगैरह लगा रहे तो उसको उल्टा करके रख देते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा भान नहीं हो पाया कि कितना ज़्यादा ये विकृत हो चुका है। खैर, ऑपरेशन होते गए, मैंने 36 ऑपरेशन उस पीरियड में मेरे हुए, जिसके अंदर पहले तो चेहरे पर हुए घावों को ठीक किया गया, और उसके बाद फिर जो प्लास्टिक सर्जरी वाला क्रम था, उस समय बनारस में उपलब्ध नहीं था, मात्र एक लखनऊ में था, जो कि काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट था। हम लोग की स्थिति 6 सालों में इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसको बेयर करना या हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था। फिर पटना मेडिकल कॉलेज में हमारे मामा डॉक्टर हुआ करते थे, तो उनके कलीग थे, वो प्लास्टिक सर्जन थे, डॉक्टर RN सिन्हा। मैं पटना गई, उन्होंने बुलाया, तो पटना में उन्होंने देखा, और मैं 3 साल लगातार पटना हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। हर तीसरे महीने, चौथे महीने, दूसरे महीने ऑपरेशन रख दिए जाते थे। तो
इतने ऑपरेशन की प्रक्रिया होते होते थोड़ा थोड़ा सुधार, मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी क्या, एक तरह से स्किन सर्जरी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें अपने ही शरीर से स्किन वगैरह ले करके और ड्राफ्टिंग करते हैं, वही हुआ। तो कहीं जैसे मैं बताऊं कि आपको, मेरे चेहरे पे काफ़ी गड्ढे हो गए थे जलने की वजह से। जलने की वजह से जहाँ एडमिट हुई थी उस डॉक्टर ने इतनी लापरवाही भरती थी, वहाँ भी जो विरोधी लोग थे उन्होंने कुछ पैसा वैसा खिला दिया था, तो मेरे पूरे चेहरे में पस आ गया था, पूरा चेहरा मवाद से भर गया था। मैं न खा पाती थी न पी पाती थी, टप टप करके मवाद गिरता था, और रात भर भी बस टहलती, यहाँ तक घाव था, बस एक कपड़ा यहाँ से पीछे तक बंधा रहता था, और रात भर टहलती रहती थी, क्योंकि नींद आना तो वैसी स्थिति में बहुत मुश्किल था। उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि वो अंदर जो पस आ गया तो उसने अंदर अंदर गलाना शुरू किया मेरे चमड़ों को। उस गलन में मेरी नाक का हिस्सा और एक कान का पूरी तरह ये बंद हो गया, और इसका हिस्सा गल गल के निकल गया, और होठ मेरे विकृत होके बिल्कुल नीचे की ओर लटक गए। यह होठ आपस में जुड़ नहीं पाते थे, ठुड्डी नाम की चीज़ ही नहीं थी, ये गायब हो गई थी। गर्दन मेरी यूँ करके ऐसे जुड़ गई थी, मैं अगल बगल वो देखना हो तो पूरा घूमना पड़ता था, और आँख जो है अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पे आ गई थी। ये चमड़ा जो सिकुड़ने लगा तो इसमें सिकुड़न आने लगी, तो वो सूख सूख के विकृत होता चला गया। खैर वहाँ से निकले तो बनारस में ही दूसरे हॉस्पिटल में थी मैं, वहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी चेहरा वगैरह साफ किया, करीब वो 7 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें मवाद को और काले चमड़ों को पूरा साफ किया गया। फिर घाव बने थे, उसको ड्रेसिंग कर करके काफ़ी महीना लगा वहाँ घाव भरने में। फिर जब सर्जरी होने लगी तब भी वही 2-2 जगह घाव, यानी जहाँ से लेते थे स्किन वहाँ और जहाँ लगाते थे। तो ये सारा हिस्सा जो है फिर से स्किन से ही मेरे हाथ से भी लिया गया और पैर से 2-3 बार लिया गया, यहाँ लगाया गया, यहाँ लगाया गया, ये सारा विकृत था पूरा। इसकी कई बार में तब थोड़ी फिनिशिंग आ सकी, कई बार हुआ। तो करीब 6 साल 7 साल की प्रक्रिया इसी में गुजर गई, मैं बच्ची से जवान हो गई। कुछ चीज़ें जो आपके बारे में हमने सुना या जो पढ़ा, उसमें ये भी था कि उस समय आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को ये तक सलाह दे दी गई कि आपको जहर दे दिया जाए। इस तरीके की बातें भी बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें लिखी भी थी। मतलब पेरेंट्स को ये तक लोगों ने सजेस्ट कर दिया कि आपको जहर दे दिया जाए, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स ने नहीं, और रिश्तेदारों ने, जो आसपास के रिश्तेदार थे, एक तो सबने पलायन कर दिया, कोई साथ नहीं था, सबने साथ छोड़ दिया था, और ये सोच के कि कहीं हमसे कुछ मांगा न जाए ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी तरह का, क्योंकि ये उस समय अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। और दूसरा ये कि पुलिस केस हो गया था, उन लोगों को डर लगा कि हम लोग नामी हैं थोड़ा, तो हम लोग का नाम ले करके वहाँ कोई रिश्तेदारी ना जता दी जाए थाने में। तो माँ बोली कि बच्ची हमारी है, हम आप लोग का नाम क्यों लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है इस तरह का। और कुछ लोग काफ़ी वेल विशर जो थे हमारे अच्छे, मेरी माताजी को सलाह दिया कि कब तक इस लड़की को ढोती रहोगी ऐसी, और इससे अच्छा है जहर का इंजेक्शन लगवा दो, एक बार में काम, मतलब तुम भी फ्री हो जाओगे और उसको भी अपनी जो दर्द है छटपटाहट से उससे मुक्ति मिल जाएगी। उस दौर में अमूमन जैसे आज के बारे में सुनते हैं कि किसी का किसी के साथ अफेयर था, उस वजह से ऐसा एसिड अटैक हो गया उस समय, लेकिन आपकी तो कहानी बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल अलग है, इसलिए भी मतलब बहुत लोग जिन्होंने सुना उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है मंगला जी ये शायद पहला एसिड अटैक था, और चूंकि मीडिया इतनी थी नहीं, पेपर्स वगैरह बहुत घर में अगर कहीं होती भी होगी तो पता नहीं चल पाया। मेरे साथ अलग कंडीशन थी, मैं बच्ची थी उस समय, आप सोच सकते हैं कि क्या अफेयर, और उस समय का जो माहौल था या
पारिवारिक परिवेश जो था, इस तरह की छूट नहीं थी कि हम लोग कहीं भी घूम लें। मतलब घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, और कहीं रिश्ते में जाना तो माँ साथ में होती थी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं, पेरेंट्स के बगैर कहीं भी नहीं जाना। तो वही 12 साल की उम्र में आप सोचिए क्या अफेयर रहा होगा, किससे अफेयर रहा होगा। तो वही बताया, ये पारिवारिक और व्यापारिक द्वेष को लेकर के ये कांड किया गया, और वो भी मेरे घर के नौकर को पैसा दे करके। और ऐसा कुछ होता तो कहीं भी फेंक सकती, 2-2:30 बजे के बीच की रात के उस बीच में ये कांड हुआ है, और घर के अंदर तक पैठ हर किसी की नहीं हो सकती है। बाहरी तो इतना रात को कैसे ही जी, घर में आए। जी। अभी तक जो आपने बताया मंगला जी, वो सारा का सारा फिजिकल ट्रॉमा था जिससे कि आप गुजरे। एक इस बीच में एक मेंटल ट्रॉमा और था जिससे आप गुजरे, जिसको वो इररिपेरेबल है, जिसकी कोई सर्जरी नहीं हो सकती, जिसका कुछ भी होना संभव नहीं है। मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ, उस दरमियान आपने कहा बच्ची से किशोरी हुई, किशोरी से युवा हुई, इस बीच में कई सारी भावनाएं एक महिला के मन में आती हैं और झूलती हैं, आप उससे गुजरी हो। ऐसा है कि उस समय तो यही निश्चित नहीं था कि आगे रह भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जो स्थिति चल रही थी ऑपरेशन के बाद की भी, तो ये तो लगता था कि इसके बाद का जीवन क्या होगा। मान लीजिए सर्जरी हो गई, कितना ठीक हो पाएगा। फिर अंदर अंदर वो जो कुंठा थी, जो हदस थी अंदर, उसने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे अटैक किया। वो शारीरिक तो चल रहा था, मानसिक मंथन अलग चल रहा था कि क्या होगा। और समाज की जो स्थिति थी, सामाजिक जो परिवेश था, बहुत अनुकूल नहीं था। ये सारी बातें बाद में, यानी जब मैं सबसे गुजर चुकी और जब घर आके बैठी, इसके बाद हम लोग का जाना नहीं हो सका पटना और सर्जरी कराने के लिए। घर के विपन्नता या कहें कि पिताजी की भी तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई, नहीं जा सके। तो यहाँ तक स्थिति हो गई कि मैं घर के किसी अंधेरे कमरे में जाके किसी का सामना नहीं कर पाती थी। मैं बैठी रहती थी अंदर कहीं, हदस डर, लोगों का सामना। बाहर अगर अस्पताल के लिए भी जाना है तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलती थी। लेकिन फिर वही बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते थे, देखो यही लड़की है जिस पे एसिड अटैक हुआ था, देखो वो मुँह जली जा रही है, देखो नक कटी जा रही है, उसकी नाक कैसी हो गई है। तो ये सारे ताने ऐसा लोग सामने बोलते जी थे? जी जी हंसते थे। मैं गुजर रही हूँ और सामने कह रहे हैं देखो तो यही लड़की है ना जिस पे एसिड अटैक हुआ था, यही लड़की। और वो देखो उसका कैसा मुँह जली जा रही है। मतलब आपने अपने कान से सब कुछ सुना, उन लोगों को देखा जो आपको नक कटी बोल रहे हो? जी, मैं देखती थी, सुनती थी। और बाद में जब पिताजी ने मेरे जब इंस्टीट्यूशन में डाला म्यूज़िक के लिए, तो बहुत कांपते कांपते मैं जाती थी वही पूरा, क्योंकि वही सब सुनने को मिलता था। घर आऊँ, पिताजी से कहती थी कि कल से अब नहीं निकलूँगी, मुझे ये सब सुनना पड़ता है। मैं नहीं बेटा, कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इधर से सुनो उधर से निकाल दो। कितने दिन कहेंगे, कुछ दिन कहेंगे, जब रोज़ तुमको आते जाते देखेंगे तो आदत पड़ जाएगी उनकी भी। और जो बोलना है बोले, हम जो हैं सो हैं। पिताजी बहुत पुशअप करते थे। माता पिता का जो सहयोग, माता ने मेरे कारण घर से वो इतनी दूर, अपने और बच्चों से दूर मेरे साथ वो भटकती रही, अस्पताल अस्पताल अस्पताल। परिवार कहानी में मुझे पेरेंटिंग कैसे की जाए ये चैप्टर, ये अध्याय दिखाई देता है कि एक माता पिता ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को कैसे रखें। हाँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि माता पिता कैसे भी हूँ, लेकिन जब लड़की हो और इस या तो एसिड अटैक या किसी भी कारण से अगर वो कहीं से हीन है, तो ये रेयर ही देखने को मिलता है कि माता पिता भी उसके साथ उतना झेल पाएँ। एक समय होता है जब वो भी उब जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे इससे, और ख़ास करके पिता में ये भावना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो ना होते तो आज मैं ना होती यहाँ, कैसे होती। उन लोगों का जो पीछे
और उसको मैं क्या कहूँ, अपने जीवन को होम कर देना। उन्होंने अपना सारा सुख त्याग दिया। जीवन भर जब तक जिंदा रहे मैं उनकी आँख के सामने थी, तो उन्होंने क्या सुख देखा मुझको लेकर के? कुछ भी नहीं, दुखी दुख झेलते गए। तो बताया ना, माँ तो मेरे साथ ही साथ, मैं सर्विस में आई तो भी मेरे साथ, और पिताजी का जो पुशअप मुझे वही खड़ा बल देता आया कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम ऐसे ही नहीं हो। ठीक है, चेहरा विकृत हो गया तो क्या, बचपन से मेरा गला बहुत अच्छा था। मैं उन्होंने ये भी पूछना चाह रही थी, आप ये जो आज पीएचडी आपने म्यूजिक में की है, जी। बचपन से ही आपकी इच्छा थी मतलब कि आप संगीत हाँ, में विशारद नहीं, हों? ऐसा कुछ नहीं था। या फिर कुछ और था? नहीं, उस वक्त मुझे ये देखिए बनना वो बता है? रही हूँ आपको कि परिवेश ऐसा होता था उस समय का कि छोटी उम्र में लड़कियों का रिश्ता वगैरह तय कर दिया जाता था। 12 वर्ष की भी नहीं हुई थी तब तक मेरे लिए रिश्ता आ चुका था, और वो हाँ भी कर दिया गया था, और घर में शादी के सामान जुटाए जा रहे थे। यानी 2-3 साल बाद मेरी शादी होनी थी। जेवर बनने के लिए चले गए थे, बर्तन वगैरह आ रहे थे, कपड़े वगैरह जुटाए जा रहे थे। लड़का तय हो चुका था, कलकत्ता का था। तो उस समय ये स्थिति चल रही थी, और गाने का तो सवाल ही नहीं उठता कि उसको कभी मेरा प्रोफेशन हो जाएगा। सोचिए, हाँ बचपन से गला मधुर था तो लोग आते थे, अरे बिटिया 2 भजन सुना दो, या कहीं यूं ही फिल्मी गाने गुनगुनाए दिया करती थी और ऐसे। तो चूंकि उधर रुचि, गला वाकई बहुत अच्छा था। तो बाद में जो है, जब पढ़ाई में भी मैं बैठी, एग्ज़ाम नहीं दे पाई, हादस के डर के चली आई, तो पिताजी ने फिर म्यूज़िक पकड़ाया मुझे। म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मानसिक और शारीरिक, यानी तनाव जो है, तनाव मुक्त करता है कहीं ना कहीं वो। अभी तो खैर म्यूज़िक थेरेपी से काफ़ी काम किए जा रहे हैं, रोगों को अच्छा किया जा रहा है, अच्छे अच्छे रोगी उससे हो रहे ये हैं। जो घटना आपके साथ घटी थी, जी। ये आपकी शादी तय होने के रात। बीच का पीरियड है। जी। और जब ये घटना घटी उसके बाद सामने वाले जो थे उनकी तरफ से क्या रिएक्शन? ना कुछ नहीं, ना तो कभी कोई देखने आया ना पूछने आया, क्योंकि वही लड़की अब तो विकृत हो चुकी थी, बदसूरत हो गई थी। लेकिन एक मानसिकता होती है, या मानवीयता कहें, कि पूछने भी कोई आ जाए कि यहाँ क्या है, वो भी नहीं। जबकि लड़के ने खुद मुझे पसंद किया था। यानी टीवी पर जो ऐसी प्रेम कहानियां हम देखते हैं वो सब एलिस इन वंडरलैंड है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग, बहुत कठोर दुनिया है। लेकिन मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा निजी सवाल आपसे पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस दरमियान आज आप कईयों को सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, आपने काफ़ी कुछ महसूस, कभी ऐसा लगा मन में किसी के प्रति अट्रैक्शन है कि मुझे भी कोई पसंद करे, मैं किसी को पसंद करती हूँ, ऐसा कभी? क्योंकि मेरे आगे लक्ष्य था, और उससे इतर मैं सोचती भी नहीं थी। मुझे ये था कि पिताजी का ये कहना है, वो चाहते हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो अपने उस पर फोकस करना है, मुझे बढ़ते जाना है। आए बीच में एक रिश्ता और आया था जब मैं BHU में पढ़ रही थी। उस समय एक लड़का था जो रायबरेली में शिक्षक था। उनकी बहन मेरे पीछे बहुत पड़ी थी कि मेरे भाई से, वो थोड़ा बहुत देख पाता था, बिल्कुल अंधा नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत देख पाता था। वो चाहती थी उससे शादी कर। वो मुझसे बहुत रास्ते में रोक रोक करके और बहुत पीछा करके, और मुझे बहुत उसने कन्विंस करने का प्रयास किया कि नहीं देखो दुनिया ऐसी है वैसी है, तुम्हें एक सहारा मिल जाएगा। और ये तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा उधर कोई ध्यान नहीं है। और मैं फिर वो महिला जो है मेरे चाचा जी के पास पहुंची, फिर पिताजी के पास पहुंची, उसके बाद मेरे गुरुजी के पास पहुंची जिनसे मैं सीख रही थी। तो सबने यही जवाब दिया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, कि आपके कहने से हम शादी आपके भाई से करा दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहेगी तो मना भी नहीं करेंगे, अगर वो राजी हो गई तो मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नकार रही है, उन लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ना गुरुजी, अच्छे अच्छे लोगों को ले जाके, ब्याह ले जाके, और लोग फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, और फिर मैं तो बुरी तरह टूटी भई हूँ, जली भई हूँ। हर जगह से शरीर अंग जो है कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, कहीं जुड़ा है। तो मैं वो तो कर भी नहीं पाऊंगी, और दूसरे सवाल ही नहीं होता। मेरा लक्ष्य दूसरा है,
मुझे दूसरी ओर जाना है और मुझे अपने पैर पे खड़े होकर के कुछ भी करके अपना जीवन यापन करने का साधन बनाना है। तो मैं उधर, तो पिताजी, गुरुजी सबसे उन्होंने बात किया, सबने ही कहा कि नहीं। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, कुछ दिन और पीछा करती रही, बड़ा ऊंचा नीचा भला बुरा समझाती रही। मैंने कहा नहीं, आप प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दें, मैं नहीं करूँगी। तब वो फिर किया। एक स्टूडेंट से एक प्रोफेसर तक का सफर ये किस तरीके से तय किया, कितना संघर्ष उस वो दौरान रहा? बहुत संघर्षमय था, क्योंकि जब मैं घर से निकली, जब निकलना शुरू किया, तो फिर मैंने प्राइवेट पढ़ाई शुरू की, हाई स्कूल, इंटर वगैरह वो सब भी दिया। और बीए के लिए फिर पिताजी ने प्रयास किया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मेरा जो है बीम्यूज में एडमिशन हो गया। तो मैंने वहाँ से बीम्यूज, एमए यानी म्यूज़िक से बीए, एमए, फिर पीएचडी तक मैं पढ़ाई की। लेकिन वो पीरियड जो था वो बहुत कष्टकारी था, क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े नहीं होते थे, जाड़ों में गर्म कपड़े नहीं होते थे। कई बार मेरे घर से यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है, तो मैं पैदल जाना पड़ता था, मुझे पैदल आना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं थे। किताबें वगैरह खरीदने की क्षमता नहीं थी। तो जो बच्चे पास आउट हो जाते थे, उनसे फटी पुरानी किताबें ले करके, या सेकेंड हैंड किताबें बाजार में मिलती है, वो ले करके मैं पढ़ाई करती थी। कॉपियाँ बहुत वेस्ट ना हो तो स्लेट पेंसिल रखती थी और उस पर लेसन वगैरह लिख के, या जो होते हैं उसको याद किया करती थी। ये उस समय की स्थिति थी, परिस्थिति जो है। इन संघर्षों से भी जूझना पड़ा, क्योंकि पैसों की बहुत कमी थी। इलाज कराते कराते ही माता पिता पिताजी ने फिर भी अपनी औकात से बढ़ के किया, कैसे किया नहीं पता। ये ज़रूर है कि मुझे बीए में, एमए में स्कॉलरशिप मिली, और फिर मेरा एमए में गोल्ड मेडल है। और जहाँ तक भी पढ़ाई की हाई स्कूल से लेके, मेरा थ्रू आउट फिर फर्स्ट क्लास है, कहीं भी सेकंड डिवीज़न नहीं आया, लगन इतनी थी। फिर पीएचडी किया, तो पीएचडी के दौरान मुझे यूजीसी स्कॉलरशिप खुद से अलॉट हो गई, मेरे गोल्ड मेडलिस्ट होने के कारण। तब मुझे कोई परेशानी, क्योंकि पैसे आ जाते थे और उससे मैं किताबें वगैरह भी ले लेती थी, और फिर आने जाने में भी सुविधा होने लगी, क्योंकि स्कॉलरशिप हर महीने आ जाती थी। तो पीएचडी की पढ़ाई तक पूरा किया मैंने। और एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जब मैं बीम्यूज़ में थी, उस समय मेरे गले के कारण मैं कहीं मंदिर में भजन यानी कार्यक्रम हो रहा था, मैंने वहाँ भजन गाया, बुलाया गया था मुझे। तो वो जो आवाज़ मेरी सुनी लोगों ने, तो बिल्कुल मुरीद हो गए, ये तो इतना अच्छा गाती है करके। तो मेरे घर पे काफ़ी लोग आने लगे कि हम लोग मंगला जी से कुछ प्रोग्राम कराना चाहते हैं, स्टेज शो वगैरह। तो घर का माहौल या परिवेश या उस समय का समय ऐसा नहीं था कि जगह जगह जाके गाना, मतलब लड़कों का भी गाना सीखना बड़ा अजीब। अरे गवैया बजवैया बनोगे, लेकिन काम क्या करोगे? अभी भी होता है, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं अगर कहीं नहीं लगे हैं तो उनके मानसिकता पेरेंट्स की, तो काम क्या करोगे, यानी खाने के लिए क्या करोगे? गवैया नचवैया तो बन जाओगे। अब उनको कौन समझाए कि बहुत ऊंची चीज़ है, इससे चाहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। आज उन्हीं के वही बच्चे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे कहीं विदेश में भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, काम कर रहे हैं। तो ये था, तो सोचने लगा, जाने लगा। और मैं, आपने जो प्रश्न पूछा था, अब उसका जवाब देती हूँ कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लगी, जो सामाजिक परिवेश देखा मैंने, अपनी शारीरिक स्थिति देखा, तो मैं उस पीरियड में डिप्रेशन में चली गई थी। बिल्कुल डिप्रेशन में हो गई थी, और एकदम बिस्तर पकड़ लिया था मैंने। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये लड़की अब अपने जीवन के विषय में और अपने बारे में बहुत ज़्यादा डीप होकर सोचती है कि आगे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से उभरे, इसको किसी ऐसे काम में लगाइए कि ये ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सोच ना सकें, ये पागल हो जाएगी। तब पिताजी को लगा कि अब हम समाज देखें, दुनिया देखें, इसका जीवन देखें, इससे अच्छा है कि ये लोगों में गाए और
परफॉर्मेंस दे, जब इसको इतना पसंद किया जा रहा है। तो उन्होंने इजाज़त दे दी, फिर मैं स्टेज कार्यक्रम करने लगी। तो आज मंगला कपूर, जो मंगला कपूर है वो प्रोफेसरशिप की वजह से नहीं है, वो मंगला कपूर जो बीए से फेमस हो गई थी। मैंने बताया कि साउथ छोड़ के करीब करीब हर छोटे बड़े शहर में मेरे कार्यक्रम हुए हैं, और मुझे बिल्कुल लता जी की आवाज़ से टेली किया जाता था। आपको उस अवार्ड से भी नवाजा गया है? जी, काशी की लता से के अवार्ड से भी नवाजा गया है, कई जगह स्वर कोकिला के अवार्ड, कई पूर्वांचल की कोकिला। एक सवाल है मेरा मंगला जी जी। आपसे। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जिस घटना से निकल कर के हम आज यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर और खुद को हील करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आप अपने कॉलेज में भी रही हैं, दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, आज आप हमारे साथ भी बैठी हैं, आप जहाँ भी जाती हैं वही घटना आपको बार बार बतानी पड़ता है। तो उसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर, क्योंकि देखिए जब हम वो बात करते हैं तो हम हमारी भावनाएं जो है हम थोड़ा सा उस दौर में पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? इसके देखिए, मैंने जब सीरत लिखना शुरू किया, सीरत लिखना जब शुरू किया मैंने, तो मैं थोड़ा लिखती थी और सारी बातों को रिकॉल करना, और फिर से मुझे लग रहा था फिर से वही जीवन जी रही हूँ, उसी जीवन को दोबारा जी रही हूँ। तो लेखनी रुक जाती थी मेरी और आंसू चलने लगते थे, नहीं लिख पाती थी आगे। सीरत मैंने कई वर्षों में पूरी की, क्योंकि कारण वही होता था, मुझे लगता था वही मानसिक पीड़ा मुझे। फिर आप जो बात कह रही हैं, जब मैंने लोगों में बोलना शुरू किया था, आपसे मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ, शुरुआत में मैं बोलते बोलते रोने लगती थी, गला रुंध जाता था, फिर रुकती थी, फिर बताती थी लोगों को कि इसके बाद ऐसा हुआ, तो खुद रोने लगती थी, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग से तो नहीं हटती है ना। मंगला ने एक जीवन में कई जीवन जी लिया है। एक मंगला वो थी जिसने जन्म लिया, दूसरी वो थी जिस पे एसिड अटैक हुआ, और तीसरी वो थी जिसने इतना स्ट्रगल किया और एक मुकाम हासिल किया, और वो मंगला अलग थी जिसने स्टेज कर करके एक नाम हासिल किया, और ये मंगला अलग है जो अब जी रही है। तो एक जीवन में कई जीवन मुझे तरह तरह के झेलने पड़े। तो सीरत में मैंने सारी बातें, क्योंकि उन चीज़ों को कुछ पल में, कुछ घंटे में समेट पाना या एक पुस्तक में समेट पाना संभव नहीं है। इस तरह वो जो नाम मिला मुझे, तो उसने मेरी हिम्मत, साहस नहीं लगा कि मैं भी, क्योंकि इतने वीआईपी ट्रीटमेंट उस समय मुझे मिलने लगे, जहाँ भी हो मंगला कपूर की डिमांड है। हम लोग क्या सब बड़े भावुक हैं पत्रकार होने के साथ साथ, और हम बहुत इमोशनल नोट पे चले गए थे, लेकिन आपकी कहानी में जब वो कहना चाहिए पैराबोलिक कर्व आया, एकदम आप ऊपर की तरफ जाने लगी, स्टेज पे जब आप गाती थी, लोग उसके कैसे रिएक्शन मिलते थे, और जब आप उनकी आंखों में देखती थी, फिर कहीं पहचान का डर होता था कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, या फिर तब आवाज़ पहचान थी? नहीं, एक गाना है ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है, बस वही हुआ है। पहली बार जब स्टेज पे जाना था, मुझे याद है पटना में कार्यक्रम था और काफ़ी भीड़ थी, बनारस से कई कलाकार गए थे, मैं भी गई थी, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उतनी भीड़ देख करके कि कैसे इतने सारे ऑडियंस को मैं फेस करूँगी, कैसे इतने लोगों के बीच गा सकूँगी। लेकिन और जो म्यूजिशियन गए थे मेरे साथ, उन लोगों ने बहुत हिम्मत, एक मेरे सीनियर थे जो बहुत ख्याल रखते थे मेरा, उन्होंने कहा मंगला डरो नहीं, तुम चढ़ो और गाना शुरू कर दो। कहा ठीक है भैया, चढ़ती हूँ, लेकिन हाथ पैरों में बड़ा कंपन हो रहा था। गई, गाना शुरू किया, उसके बाद जो रिस्पांस मुझे मिला, उतने लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट, और मतलब क्या आवाज़ है, आवाज़ को सुनने के बाद वो लोग फिर मुझे देर तक छोड़ा नहीं। इससे बड़ा परम सुख कोई है ही नहीं। हाँ, काफ़ी फरमाइशें आने लगी, ये वाला सुनाइए, ये गाना सुनाइए, और वहाँ पे फिर पहली बार मैंने ऑटोग्राफ दिया। किसने लिया था आपका ऑटोग्राफ? है ना, तो इतने लोग लेने आए, वो उनको लगा कि अरे ये देखने में हंसी, लेकिन क्या आवाज़ है। तो धीरे धीरे लोग जानने लगे, फिर वहीं से कई जगह की बुकिंग एक साथ हो गई, जहाँ जहाँ से लोग आए, तो दानापुर और
बक्सर और रांची हर जगह की बुकिंग वहाँ से आगे के लिए होती आपको याद है कि कौन सा गाना गाया था आपने उस दिन? शुरुआत में अभी तो वैसा उतना नहीं याद है, लेकिन मैं पुराने गाने ही ज़्यादा गाती थी। और तो आप इसको उन फरमाइशों के साथ यहाँ हाँ। हमारी भी एक हमारी फरमाइश फरमाइश समझ लीजिए। अब तो नहीं गा पाती हूँ। आप जैसा भी गाएं, मुझे पता है आप गाना छोड़ चुके गाना हैं। छोड़ चुकी और जो हादसा बताया मैंने हाँ, बिल्कुल। आपको, दो लाइन उसकी बाद से नहीं गा पाती हूँ। दो लाइन आप कैसे भी देखिए, सुरों में सच्चाई होती है। पहले मैं आपको और एक घटना, दो घटना बता देती हूँ। मेरे कार्यक्रम चल निकले, फिर दानापुर में कार्यक्रम था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं नहीं जा सकी और म्यूजिशियन पहुंच गए। उनके 2 दिन का कार्यक्रम था। जैसे ही देखा मंगला जी कहाँ हैं, भाई वो बीमार है। नहीं, ये सब बहाना है। उन्होंने क्या कहा, शब्द देखिए, उन्होंने सीधे कहा कि आपके जैसे लोग दानापुर की गली गली में गाते मिलते हैं, हमको तो मंगला कपूर ही चाहिए। और उन लोगों ने सारा सामान जब्त कर लिया और कलाकारों का। जब तक मंगला जी नहीं आएंगी तब तक हम ना आपको सुनेंगे और ना आपको छोड़ेंगे। तो वही जैसे बताया ना, मेरे बड़े भाई जैसे किडनैप कर लिया। तो फिर वो दानापुर हमारे से बहुत दूर तो है नहीं, वो सुबह चल के हमारे पास दोपहर तक आए। बोले मंगला वहाँ तो ये हालत है, हम लोग की जान सांसत में पड़ी हुई है। मैंने कहा भाई आप देख लो मेरी क्या हालत है। नहीं, चलना तो पड़ेगा तुमको। माँ ने कहा कि जाओ बेटा, जाने। ये छोटा भाई है, साथ में गया मेरे। और आश्चर्य करेंगे, बिहार की पब्लिक जैसी मैंने पब्लिक कहीं नहीं देखी। वो अगर किसी को गिराना चाहे तो पल भर में गिरा देंगे, और उठाना हो तो इतने ऊपर उठा देते हैं कि आप फिर आसमान को छू लेंगे, ऐसा लगता है। तो लेके पहुँचे रात को ट्रेन से, तब तक सारी ऑडियंस बैठी थी। और जानते हैं आप, स्टेशन पे दोनों तरफ पुलिस लगी हुई थी। कितनी वीआईपी कलाकार आ रही। रात के 11 बजे मैं पहुंची वहाँ। उस पुलिस के घेरे में मुझे ले जाया गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ, और सब मंगला जी आ रही हैं करके सारी भीड़ जमा थी वहाँ। बाकी सब तो लोग तो आपको सुनने के लिए थे, आप वहाँ उनको छुड़ाने गई थी जिनको पकड़ लिया था। मैं गई तो उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो बोले नहीं मंगला जी, आप तो वाकई में इतना बीमार है, क्या करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था कि क्यों बहाना क्यों करूँगी। खैर आप आराम कीजिए। वो ले गए मुझे कमरे में। उन्होंने भोर में आ गई। पब्लिक बहुत पूछ रही है महाराज जी आप 1-2 गाने कम से कम गा दिए। भोर हो रही थी उस समय, और चूँकि अविस्मरणीय वो कार्यक्रम था, मैं गई स्टेज पे और मैंने गाना शुरू किया। म्यूजिशियन पहले से लग चुके थे काफ़ी। मुझे वो गाना आज भी याद है कि मोहे भूल गए सावरिया, जो गाना है लता जी का, मैंने वो गाना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दर्द, उस समय की आवाज़, अभी तक जो मेरे साथ के लोग कहते हैं दीदी आपका वैसा गाना फिर हम लोग को सुनने को नहीं मिला। मेरे म्यूजिशियन सारे रो रहे थे, ऑडियंस रो रही थी। आगे की ऑडियंस तो दिख रही थी ना मुझे, सब रो रहे थे। मेरे म्यूजिशियन बजाते जा रहे थे और रोते चले जा रहे थे कि क्या ये, वो दर्द कहाँ से आ रहा था मैं नहीं जानती। उसके बाद और 2 गाने मैंने गाए। सवेरे देखा तो पूरे दानापुर में मेरे गाने बज रहे हैं, रिकॉर्ड कर लिए गए थे पूरे दानापुर में। और एक घटना हुई धनबाद के बाद, सिंधरी एक जगह है, वहाँ गई। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे कभी सुना नहीं था। तो बनारस से करीब 18 कलाकार गए थे, जिसमें क्लासिकल, मैंने क्लासिकल भी वो किया है ना, क्लासिकल सेमी क्लासिकल हर विधा को गाती हूँ। तो अच्छे किशन महाराज और वहाँ की बहुत अच्छी नृत्यांगना मधु मिश्रा करके थी, प्रकाश महाराज, जो वहाँ के गढ़ के लोग, बनारसी जो कलाकार हैं, उनका नाम आप लोग ने सुना ही होगा। तो वो लोग गए थे साथ में और मैं गई थी गाने में। और मैनेजर ने सबका स्वागत किया। अच्छा, वो टिकट शो था, उसकी टिकटें बिक चुकी थी उस शो की।
मैं गई तो मधु जी गाने के लिए कौन आया है? तो बोले कि ये हैं, ये मंगला कपूर जी हैं, ये गाने के लिए। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और सीधा कहा, मधु जी आपने तो मेरे स्टेज की शोभा बिगाड़ दी। सारे कलाकारों को बड़ा लगा, ये बात लगी कि एक कलाकार के लिए ऐसी बात सुनना। वो लोग लड़ बैठे, बोले हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। आपने कैसे एक कलाकार की बेइज्जती की, इस शब्द को प्रयोग किया, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब उसके तो हाथ पैर फूल गए, टिकट बिक चुका है, क्या करेगा? उसने कमेंट किस वजह से किया? फिर चेहरा देख, बाहरी आवरण। बाहरी आवरण। आप जो वही सौंदर्य की बात कर रहे थे, आंतरिक सौंदर्य हर किसी को तुरंत नहीं समझ में आता है। जो बाह्य रूप है दुनिया, वही तो आज क्या है। मैं बहुत खुले शब्दों में ये कह रही हूँ, आज मुझे किसी चैनल पे या मुझे रेडियो पे या टीवी पे गाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आवाज़ कितनी भी अच्छी हो, मैं जो देख रही हूँ, अगर आप चिकने चुपड़े हो, आप थोड़ा गंदा भी गा रहे हो, लेकिन आप चल निकलोगे। ये दौर है अभी, है ना। आपकी आपने जो अपनी जीवनी लिखी सीरत जो है, उस पर मूवी भी बन रही है कुछ? मूवी दो भाषाओं बनी में? है, हाँ डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, वो दिखा दी भी जा चुकी है। बनारस में लोग आए थे, वो बॉम्बे के ही डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाई है। और वो उन्हीं लोगों ने अब मंगला करके मेरे ऊपर मराठी फिल्म बनी है, जो और भाषाओं में डब हो जाएगी, जिसकी शूटिंग अभी पिछले महीने पूरी हो गई है। अब उसके आगे का काम उसमें चल रहा है, एडिटिंग वगैरह का। वो चला, फिर प्रमोशन के लिए मुझे बॉम्बे जाना, अलग अलग चैनल्स पे जाके। तो वो घटना जब हुई, तो शाम को जब कार्यक्रम था, तो जब मधु दी अपना मेकअप कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे मंगला, इसने इस तरह कह तो दिया, तुमने भी कहा कि चलो आप लोग गाय बाजी, हम लोग चल देंगे, लेकिन इसको समझाए भी ना कि तुम क्या हो, हम कैसे चले जाए यहाँ से। तो बेटा तुम मेरे कहने से एक गाना गा दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहिए। तो वो स्टेज पे बिल्कुल डार्क कर दिया गया, दिखाई ना दे। मैं पीछे से चढ़ी और म्यूजिशियन थे, मैंने गाना शुरू किया। ज्यों गाना शुरू किया, हॉल में एकदम सन्नाटा, और ज्यों ही गाना बंद किया, मैं एक गाना गा के बैक स्टेज से कुर्सी तोड़ने लगे। लता जी को बुलाया है, लाइट करो लाइट करो लाइट करो, चिल्लाने लगे लोग। मैं ग्रीन रूम में आके बैठ गई। ऑर्गेनाइजर आए दौड़े दौड़े, मेरे पैर पे गिर गए। मुझे माफ़ कीजिए, आपको सुने बिना मैंने इतनी बड़ी बात आपके लिए कह दी, प्लीज आप चलिए। आपको छुप के नहीं, सबके सामने गाना पड़ेगा। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये आप गा रही हैं, सबको लग रहा है लता जी गा रही हैं। अब माफ भी जल्दी कर देते हैं, माफ भी जल्दी कर देते हैं। कर दिया आपने माफ। गई, फिर मैं गाना पड़ा, लोग आए, फिर वही ग्रीन रूम में ऑटोग्राफ लेने के लिए काफ़ी लोग आए, मुझसे मिले। तो इस तरह मुझे जहाँ अगर नहीं सुना है तब तक की बात थी, लेकिन सुनते ही लोग मुरीद होते चले गए मेरे, और फिर काफ़ी नाम मैंने कमाया। और उस मंगला कपूर को आज भी लोग जानते हैं। अगर कोई परिचित में, आप वही मंगला दीदी है ना, गाती थी जो, हाँ भाई मैं वही हूँ। तो इस तरह से वो प्रसिद्धि पाई मैंने, वही इस चेहरे को होते हुए भी आवाज़ के कारण उस प्रसिद्धि को मैंने पाया। फिर पीएचडी किया, तब तक प्रोग्राम करती रही। उसके बाद जगह जगह वैकेंसी भरती थी, जाती थी, इंटरव्यू होते थे, अच्छे होते थे, लेकिन कह दिया जाता था मेरा सारा स्टाफ सुंदर है, लेकिन अब उसमें एक ऐसे आ जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये कह के काट दिया जाता था। कि सामने कह देते थे? जी जी। तो मैंने फिर इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया। आखिरी वैकेंसी निकली ये BHU से ही, वहाँ मैं बैठी, और काफ़ी लोग रहते हैं उसमें, राष्ट्रपति के नाम नहीं आते, एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ के डीन होते हैं, प्रिंसिपल होती है, सभी लोग होते हैं। इंटरव्यू हुआ, अच्छा हुआ, और तीसरे ही दिन रिजल्ट आ गया कि मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे फ़ोन आया कि मैं सेलेक्ट हो गई, और साथ ही साथ पार्टनरशिप भी मिल गई। तो मैं उसी कैंपस में रहने भी लगी और पढ़ाती गई। पढ़ाई में वही
7 में आपको बताया मेरा हड्डी जो ब्रेक हुई थी, क्रैक हो गई थी यहाँ से, उस समय 1 साल करीब मैं डिस्टर्ब रही। फिर वाकर लेके चली, बैसाखी लेके चली, एक बैसाखी लेके चली कि लेकिन यात्रा रोकी नहीं। लेकिन चली यात्रा रुकी नहीं मेरी, वाकर थामते ही मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। क्योंकि ऐसे समय में आपकी इम्यूनिटी जरूर कमजोर होगी, लेकिन इच्छा शक्ति और ज्यादा मजबूत होती रहेगी। जो मेरा फिजियोथेरेपी कर रहे थे, मैडम हम आपको खड़ा नहीं कर पाते, आपका विल पावर है कि जो इतनी जल्दी आप खड़ी हो सकी, उन्होंने कह दिया बिल्कुल। और अभी भी मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने भैया 6 पुस्तकों का लेखन किया है, 13 बच्चों ने मेरे अंडर में PhD किया है, और सभी बच्चे अच्छे हैं हमारे, अच्छी तरह किया उन्होंने। और अभी भी कार्य कर रही हूँ, संस्थाओं से जुड़ी हूँ, और दिव्यांगों की संस्थाओं से एक संस्था है जिसकी मैं ही अध्यक्ष हूँ, उसमें तो दिव्यांगों के साथ जुड़ के भी काम करती हूँ। बैठी नहीं हूँ, ये छड़ी लेकर के भी मैं सारा काम करती हूँ। मेरी हमारी ये कोशिश है कि आज जो आप कुछ कह रही हैं ना, ये बातें उन बच्चों तक पहुँचे जिनको हम देखते हैं, दिखाते हैं, बड़े दुख के साथ दिखाते हैं, ये सब हम एग्री करेंगे इस बात से। छोटी छोटी बातों में उनके मन ऐसे दिल टूटते हैं कि वो इतने बड़े कदम उठाते हैं। कोटा से तो आप मेरी हर चीज़ हाँ, तो वो मैं मुझे मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बहुत जगह बुलाया जाता है। मैं यही कहती हूँ कि मैं तो जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास हूँ, सामने हूँ, कि आप थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया, झूल गए, लटक गए, कहीं कूद गए जा करके, या पेरेंट्स ने डांट दिया, अरे भाई डांटना उनका काम है, आपके भले के लिए डांटते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 बातें मैं जरूर बच्चियों से कहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना इतनी इच्छा शक्ति, अरे इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, और थोड़ी मेहनत करो। तो जो आपने कल साहस संघर्ष की जो बात की है, उसे खाली मुझे ही नहीं, उस साहस संघर्ष को सीखना चाहिए हर व्यक्ति को, हर उस बच्चे को या उस लड़की को जो तनाव मुक्त हो जाए और खुद को इतना योग्य बना ले, सक्षम बना ले कि घर वाले ऐसा समाज, अपनी अपनी एक अलग पहचान खुद बनाना चाहिए। हर किसी को इतनी क्षमता तक अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। आप किसी के सामने घुटने टेक देते हैं, आप अपने जीवन के सामने घुटने टेक रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको आसानी से जिता दिया है। मजा तो तब है जब आप उसकी आंखों में आंख डालकर उसके साथ संघर्ष करें। जी, चैलेंजिंग था सारा कुछ मेरे लिए, और भी एक अकेली लेडी के लिए सोचिए इस तरह से झेलना, क्योंकि सारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सारी यातनाओं को झेल करके, क्योंकि लोग हताश होकर बैठ जाते हैं, नहीं, और ये कम नहीं। आपके ज़रिए मैं समाज को भी समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कई जगहों से सीधे सीधे रिजेक्शंस थे, ये ऐसा, और उसका बेसिकली उसके पीछे अपीयरेंस था। कुछ तो लोग ऐसे होंगे माता पिता के अलावा जो हाथ खोल के कहते होंगे कि मंगला जी हैं। कुछ लोग वही प्रोग्राम के बाद, उससे पहले कोई नहीं था। हाँ, उससे पहले कोई, उसके पहले कोई नहीं। तो वही गाना होते कि सब लोग होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी जो कलाकार समाज है, वहीं मैं अगर कहीं जाके, उन्होंने मुझे सुना है हो या ना, खाली मेरा नाम सुना है, और मैं उनके बीच पहुंच गई, कितने भी म्यूजिशियन बैठे हो सब खड़े हो जाते हैं और आगे पैर छूते हैं कि हम लोगों के लिए मतलब म्यूजिक में एक हस्ती ये करके। तो वो लोग तो मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हैं, और अभी भी जो लोग मिलने आते हैं पैर छू छू करके जाते हैं। ये आपको नमन है, आपके साहस को नमन है, आपके संघर्ष को नमन है। तो अपने आप का व्यक्तित्व खुद गढ़ना पड़ता है। और भी कई लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। नमस्ते, मैं श्रद्धा बरनावत है मेरा नाम, और अभी तो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ, बट मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आजकल के बच्चे जैसा है कि हम लोग, मतलब हमारी जो जनरेशन है, हम बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब अब कोई छोटा सा एग्ज़ाम, कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम है, अच्छा नहीं गया तो बहुत ज़्यादा इस दुखी हो जाएगी कि अरे एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, भाई पूरी रात बैठ के पढ़ाते रहेंगे। तो वही उसी का जवाब अभी मैंने कहा ना, बहुत छोटी छोटी बातों पे और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अरे जिंदगी बड़ी अनमोल होती है। आप अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हो, अगर माता पिता को जोड़ के ना चलो तो आपका अपना एक वजूद अलग है ना। माता पिता हमेशा तो रहेंगे नहीं,
हमेशा तो आप नहीं ये नहीं कह जाओगे ना कि अरे उनकी बेटी है, या आप भी अपना कुछ मुकाम बनाएंगे कि आपको आपके नाम से पहचाना जाए, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने आगे, कुछ तो एम होगा आपका कहीं अच्छी जगह पहुंचने का, और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो अगर शुरुआत में ही आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अरे आगे बढ़ो तो देखो तो कि मतलब कई खाइयाँ, कई गड्ढे पार करने होते हैं, और उस पार करने में बड़ी कठिनाई आती है, सहज नहीं है। अगर गहरा गड्ढा है तो गिर जाने का डर तो है ही है। तो लेकिन इतनी सी बात को लेकर के अगर आप फिर आगे नहीं बढ़ोगे तो ये आपकी, मैं ये नहीं कहती, ना समझी भी नहीं कहूँगी, ये कायरता है। आप कायर हो, आप जिंदगी के लायक नहीं। पर मेरा सवाल ये है कि आपने आपके इतने लंबे उसमें संघर्ष में बहुत सारे ऐसे वक्त आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं बस अब मैं इससे आगे नहीं, हाँ, हाँ। आपने क्या सोच के हाँ। आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है? देखिए, जो अभी आपने कहा, मेरे जीवन में मुझे लगता है शायद 5-6 बार ऐसा हुआ है कि मुझे अब चल देना चाहिए, क्योंकि दर्द जब सीमा के पार हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है, या कोई भी परिस्थिति जो झेली नहीं जा सकती, तो लगता है कि अब खत्म कर लो। लेकिन उतना जो संघर्ष किया है, या मेरे लिए जिसने संघर्ष किया है बैक से, मेरे वो भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उनका दर्द कभी सोचा है कि उनको कितना कष्ट होगा, और उस पिता माता को कितना कष्ट होगा कि इसको हम कहाँ से निकाल करके यहाँ तक लाए हैं, और यहाँ आके इसने हिम्मत हार दी। या तो शुरू में ही हार रहे होते, जब मुझे समाज तिरस्कृत कर रहा था, मैं चाहती तो उसी समय आत्महत्या कर लेती, लेकिन पीछे पुशअप लेते रहे वो लोग और मैं आगे बढ़ती रही। मैंने बताया ना कि एग्जाम नहीं दे पाई, मैं सेंटर पे गई और बेहोश होकर गिर गई, नहीं फेस कर पाई, और जब अपने पे आई कि नहीं कुछ करना ही है, तो फिर बताइए प्राइवेट पढ़ के और एग्ज़ाम दे करके और फर्स्ट क्लास पास करना, फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन पास करना, ये अपने आप में कितनी, खुद से पढ़ना, कोई ट्यूटर नहीं। वहाँ उस स्थिति से और इस स्थिति के बीच देखिए कितना फर्क हुआ कि मेंटली उसके लिए फिर मैं तैयार हुई, और तब फिर मैंने जब दिया तो भाई एक बार आप नाकाम हो गए, 2 बार नाकाम हो गए, तभी तो सकाम भी हो गए। हाँ, तो वो छोड़ना, विल पावर, देखिए अपना विल पावर बहुत काम करता है। इच्छा शक्ति को कभी गिरने मत दीजिए, और हर किसी को कहती हूँ अपना एक एम बनाइए। इस आपकी एज में आने के बाद तो बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे समय में उतने विकल्प नहीं थे, आज हजारों विकल्प हैं। तो उसमें वो लोग परेशान होते कि इधर जाऊं कि ये करूं कि वो करूं, और होता क्या वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ दिन कंप्यूटर सीख लिया, तो कुछ दिन उसकी पढ़ाई कर ली, कुछ दिन कंपटीशन में बैठ गए, नहीं आया फिर छोड़ दिया, तो होता है। तो पहले तो एक कोई लक्ष्य बनाओ ये, और उसमें अगर आप पूरी तरह जुट गए तो कम से कम उस क्षेत्र में तो आप अपने आप में एक हो ही जाओगे। 10 कदम लेके चलोगे तो नहीं होगा, है ना। नमस्ते मैम, मेरा नाम अभिलाषा है। मैम, जो आपकी जो स्टोरी है, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आपका आत्मविश्वास, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी टूट चुका होगा, काफ़ी आप लो फील कर रहे होगे। तो उस आत्मविश्वास को जोड़ना आपके लिए कितना स्ट्रगल रहा है, कितना स्ट्रगल आपने फेस किया है? आप जो अपनी स्ट्रगल स्टोरी, आप उससे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को वही मैसेज दे रही हूँ मैं जो इनको दे रही थी, वही कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए। मैंने जब मुझे आत्महत्या का विचार आता था, लगता था कि अब तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगता था नहीं, तो वही अपने विल पावर को, नहीं क्यों करूँ, यहाँ तक आने के बाद अब छोड़ दूँ, नहीं करना ही है मुझे, है ना। तो खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है। लोग तो करेंगे ही, जो आपके शुभचिंतक होंगे वो भी करेंगे, लेकिन खुद से आप खुद को मोटिवेट करिए, है ना। अपने आप से मैंने बहुत जंग लड़ी है, खुद से बहुत लड़ाई की है, तब जाके स्थापित हो पाई हूँ। खुद लड़ना पड़ा है, बहुत जूझना पड़ा है अपने आप से भी। नमस्ते मैम, मेरा नाम
जब किसी की हत्या की जाती है तो उसकी एक बार में मौत हो जाती है, लेकिन जब किसी पे एसिड अटैक होता है वो तिल तिल कर मरता है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जो इसको लेकर कानून बनाए गए हैं तो उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश आपको लगती है कि इसमें होना चाहिए? अभी कल इसी पे डिस्कस हो रहा था, और जो मेरा सेमिनार था कल का, सिम्पोजियम तो था, उसमें एक जो महिला आई थी वो लाख की उसकी थी, वो उन्होंने बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं, जो बने हैं, यानी दिव्यांगों के लिए, यानी पैर से ही नहीं, यहाँ से हैं, आँख से हैं, या ऐसे जो अटैक सर्वाइवर हैं उनके लिए बहुत से बताए कि ये यहाँ से पुलिस में रिपोर्ट करिए, इनके लिए आजकल नया ये आ गया है, तो वहाँ तक पहुँचे। लेकिन बेटा एक व्याख्यान में उसको पूरा कर देना और सही में उसको करना बहुत कठिन होता है। आप पुलिस के चौकी के चक्कर लगाते लगाते थक जाओगे, वो जल्दी कदम नहीं उठाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना भी बहुत सरल नहीं है। बना तो दिए जाते हैं कानून, बहुत 20 कानून बना दिए जाते हैं। एसिड अटैक या जो अभी दिव्यांगों के लिए जो बने हैं अलग अलग कैटेगरी, जो कैटेगराइज किया गया उसको, तो उसमें क्या है कि एसिड अटैक पहले नहीं था, ये अभी नया नया जुड़ा है। 21 प्रकार के हो गए हैं अब, पहले बहुत कम थे, जिनमें बस जो यहाँ से जिनकी आंखें नहीं हैं या जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, उनके लिए तो थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, लेकिन वो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने जनरल में फाइट किया है सारा। मैंने दिव्यांग वाली जो वो है कभी मैंने लिया नहीं है। मैं जनरल में फाइट करते हुए हर जगह, या वो नौकरी पाई हो या पढ़ाई की हो। तो ये तो सही कहा कि तिल तिल करके मरना जो होता है और फिर जीना, मैंने कहा ना, उसका जवाब मेरे उसी अंश में है जो मैंने कहा कि एक जन्म में जो 6-7 जन्म मैंने जिया है, वही तिल तिल करके मरती गई हूँ, फिर जीती गई, फिर मरती गई हूँ, फिर जीती गई, और नया नया जन्म होता गया। उसके द्वारा नया नया जन्म होता गया। बताए ना, वो मंगला कुछ और थी, बेड वाली मंगला कुछ और थी। आज मुझे याद आता है, कभी कभी आश्चर्य होता है कि अच्छा ये सब मेरे ऊपर से ही गुजरा है, ऐसा प्रतीत हुआ। मुझे लगता है अच्छा ये सब बिता के आई हूँ मैं, ऐसा लगता है। मंगला जी, वही एक बार फिर से वही फरमाइश, 2 लाइन फरमाइश आप सुने, टूटी फूटा वो क्रैक आवाज और बहुत आप 2 क्या तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम हरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मेरे पिताजी के लिए। बहुत शुक्रिया मंगला जी आपका हमारे स्टूडियो आने का और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी इंस्पिरेशन जो बातें हैं वो यहाँ पर हमारे साथ करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में वो खास शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हर पल जिया भी है, और किस तरीके से जिया जाता है वो भावना, उस भावना के साथ में वो आगे बढ़ी हैं। और एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई हंसता है आपकी सूरत देख करके, तो उसे तोहफे में आईना ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।